गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ एक्टिविटी वेयर वी डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। हम सोच ही नहीं सकते कि हमें किसी भी चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े। इन दिस एनर्जी अवेलेबल इन द फॉर्म वी यूज़ इट। स्टूडेंट, किस टाइप की एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है जो हम यूज़ करते हैं, हमें एग्जैक्टली उसका कुछ पता नहीं है। वी यूज़ फ्यूल लाइक फायरवुड, हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं। काउ डग केक्स, जो काउ के डग्स होते हैं जैसे गोबर, हम वो यूज़ करते हैं। चारकोल, कोल, केरोसिन एंड कुकिंग गैस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, खाना बनाने के लिए और हीट के लिए हम इन एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं। हेयर हीट एनर्जी कम्स फ्रॉम द फ्यूल ओनली व्हेन दीज फ्यूल्स अंडरगो कंबशन। स्टूडेंट्स, हमें एनर्जी मिलती है इन फ्यूल से जब मिलती है जब इनका कंबशन होता है, अदरवाइज इट विल रिमेन हिडन इन द फ्यूल, वरना वो फ्यूल ही बनकर रह जाएंगे, इनकी एनर्जी हमें नहीं मिल पाएगी। ओके, फॉर ऑटोमोबाइल्स आप देख सकते हैं जैसे कि स्टूडेंट्स पेट्रोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है जैसे कि सीएनजी एंड डीजल गिव एनर्जी फॉर ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में इनसे एनर्जी मिलती है। एंड इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज़ में भी यही होता है। ऑल फ्यूल्स रिलीज हीट ऑन बर्निंग, सारे फ्यूल्स एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं जलने पर। एंड डिफर इन एफिशिएंसी, और डिफरेंट इनकी एफिशिएंसी होती है। बट हाउ डज बर्निंग स्टार्ट्स, पर जलना स्टार्ट कैसे होता है। व्हाट हैपन्स टू द वैक्स व्हेन अ कैंडल इज बर्न्ड, क्या होता है जब एक मोमबत्ती जलाई जाती है। व्हाट हैपन टू नेचुरल गैस और कैरोसिन, नेचुरल गैस और कैरोसिन के साथ क्या होता है जब उन्हें बर्न करा जाए। वी शैल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स, अब हम इनके आंसर्स ढूंढेंगे टू सम ऑफ सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें इस चैप्टर में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंबशन। You have learned that when magnesium is heated in air, it catches fire and burns with dazzling white flame, producing a large amount of heat energy. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मैग्नीशियम को जलते हुए, एयर में वो जलता है, उसकी एक लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ पेपर ब्रॉट नियर अ कैंडल फ्लेम, अगर एक पेपर को आप कैंडल फ्लेम के पास लाओगे, मतलब कि मोमबत्ती जल रही है और फिर उस आग में आप पेपर को जलाओगे, तो क्या होगा, इट बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट भी प्रोड्यूस होगी। द चारकोल ऑन हीटिंग बर्न्स टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड डल रेड लाइट, आप चारकोल को जलाओगे तो उसमें से भी हीट प्रोड्यूस होगी और हल्की सी रेड कलर की लाइट भी प्रोड्यूस होगी। द मटीरियल विच बर्न्स आर कॉमनली कॉल्ड कंबस्टिबल मटीरियल, जो चीज़ जलती है हम उसको क्या कहते हैं, कंबस्टिबल मटीरियल। द एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग इज कॉल्ड सपोर्टर। स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन हेल्प करती है चीज़ को जलाने में, हम उसको क्या कहेंगे, सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन का सपोर्टर कहेंगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, अब हम देखेंगे एंड द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज कॉल्ड कंबशन। और स्टूडेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन जो उसकी जगह पर आता है और जिससे हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, हम उसको क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। द कॉज ऑफ फायर वॉज अ मिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आग कैसे बनी ये अभी भी एक मिस्ट्रीज है फॉर मैनी सेंचुरीज, काफ़ी सालों से हम ये देख रहे हैं। नॉट लॉन्गर आफ्टर ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड, एंटोनी लेवोइजियर रियलाइज्ड दैट this new element was the missing piece of the puzzle needed to explain combustion. स्टूडेंट, ऑक्सीजन एक मिस्ट्री है, ठीक है, और आग जो है वो भी एक मिस्ट्री है। आग को पढ़ने में हम कुछ ना कुछ चीज़ मिस कर रहे हैं। तो एक एंटोनी लेवोइजियर नाम का आदमी था जिसने रियलाइज़ करा कि एक एलिमेंट मिसिंग है
इस कंबशन को एक्सप्लेन करने में। ही कैरिड आउट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूडेड दैट फायर वाज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और उसने पता लगाया कि जो आग है ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, बिटवीन बर्निंग सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन, जलते हुए सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच का। दिस मार्क द एंड ऑफ एल्केमी एंड द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। तो स्टूडेंट अब यहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। द थ्री थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर बर्निंग अ फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। 3 चीज़ें चाहिए होती है किस चीज़ को जलाने के लिए, एक तो बर्निंग फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ठीक है। अब आप पहले देखोगे फ्यूल, अ सब्सटेंस दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। फ्यूल एक सब्सटेंस है जिसमें से एनर्जी निकलती है उसको जलाने पर, उसको बर्न करने पर। सेकेंड है ऑक्सीजन, व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स, ऑक्सीजन रिलीज होती है जब एक सब्सटेंस जलता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। हीट, दिस इज नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, हीट चाहिए होती है आग को जलाने के लिए, एंड कीप इट बर्निंग, और ताकि वो जलता रहे। अब आप यहाँ पर देखिए, इफ़ यू रिमूव वन साइड ऑफ द फायर ट्राइंगल, अगर आप एक साइड का फायर ट्राइंगल हटा देंगे, इट विल कोलैप्स, वो कोलैप्स हो जाएगा। दिस मीन्स दैट if you deprive a fire of either fuel or oxygen or heat, then it will go out. अगर आप एक भी चीज़ को मिस करोगे तो वो नहीं जल पाएगा। द टर्म बर्निंग इज़ कॉमनली यूज्ड व्हेन अ सब्सटेंस कैच फायर। जो बर्निंग टर्म है ये पूरी तरीके से जब भी एक्सप्लेन हम कर सकते हैं, ये पूरा हो सकता है जब उसमें आग जले, उसमें फायर हो। Whereas the term combustion is used when a substance burn. Combustion उस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है जब कोई चीज़ जलती है in the presence of air. किसके प्रेजेंस में? एयर की प्रेजेंस में। हम उसको ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। एंड अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, और फिर वो एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ऑल्दो बर्निंग इज़ अनदर वर्ड फॉर कंबशन, तो जो बर्निंग वर्ड है ये कंबशन का दूसरा नाम है। द सब्सटेंस that undergoes combustion is said to be combustible. जो सब्सटेंस कंबशन से पास हो रहा है वो हम उसको क्या कह सकते हैं? combustible and is also called a fuel. हम उसको combustible भी कह सकते हैं और fuel भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर आकर ध्यान देंगे डेफिनेशंस के ऊपर। पहला आपका होता है combustion, जैसा कि आपको मैंने पहले पिछले पैरा में बताया है, बट हम इसको शॉर्ट वे में देख लेंगे, इसकी डिफाइन देख लेंगे। कंबशन, द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स कंबशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी फ्यूल है, कोई भी चीज़ है जलती है, ठीक है, किसमें? ऑक्सीजन में। विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, उसमें हीट और लाइट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी निकलती है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कंबशन। अब हम देखेंगे कंबस्टिबल मटेरियल। सेकंड क्या है? कंबस्टिबल मटेरियल, अ मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन एयर ऑक्सीजन ईजिली कैचेस फायर। ये एक ऐसा मटेरियल है जो गर्म होने पर फायर को कैच कर लेता है एंड रिलीजेज हीट एंड लाइट एनर्जी, जो हीट और लाइट एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कंबस्टिबल मटेरियल। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल होगा आपका कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कार्बन जलता है एयर के प्रेजेंस में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सेकंड हम देखेंगे मिथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो मिथेन है वो क्या जलती है? किसके प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। क्या बनने के लिए? टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे एलपीजी, ये है आपका थर्ड पॉइंट। मेनली ब्यूटेन बर्न्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी जलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए। अब आपकी कुछ जो एक्टिविटीज़ है कंबशन की वो आपको खुद को देखना है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। हम यहाँ देखेंगे अब एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि वुड, पेपर, कोल, चारकोल, कोक, हाइड्रोजन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फर्नेस ऑयल, अल्कोहल, एथर, बेंजीन एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये किसके एग्जाम्पल है? कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हम नीचे आकर देखेंगे सपोर्टर ऑफ कंबशन, अ सब्सटेंस जनरली एयर और ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन कंबशन ऑफ अ कंबस्टिबल मटीरियल इज कॉल्ड सपोर्टर ऑफ कंबशन।
स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन और एयर ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को जलने में हेल्प करती है, तो ये हमारे क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। इन मैनी होम्स स्पेशली इन द विलेजेस, स्टूडेंट्स गाँव में आपने देखा होगा चूल्हा और सिगरी, केरोसिन विक स्टोव एंड केरोसिन प्रेशर स्टोव आर यूज्ड। ये चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं किसके लिए, कंबशन ऑफ फ्यूल्स के लिए, टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। इन ऑल दीज इक्विपमेंट्स ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोविजन इज़ मेड फॉर सप्लाइंग द सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो ये जो चीज़ें यूज़ करी गई हैं ये क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये आपको खुद ने देखनी है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो पेट्रोल होता है, ठीक है, और जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली फायर कैच नहीं करते हैं। इनको कुछ एक मिनिमम सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है फायर कैच करने के लिए, तो ये आपने खुद ने पढ़ना है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। आप यहाँ पर देखिए डेफिनेशन, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड। स्टूडेंट्स, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो एक मिनिमम टेम्परेचर पर गर्म होना चाहिए, हीट होना चाहिए। बिफोर इट कैचेस फायर, फायर कैच करने से पहले वो एक मिनिमम टेम्परेचर पे गर्म होना चाहिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, इज़ कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो आपका कहलाएगा इग्निशन टेम्परेचर और काइंडलिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब हम यहाँ के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। सो अनलेस द फॉस्फोरस इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, तो जो फॉस्फोरस होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस पर हीट होना चाहिए। इट विल नॉट कैच फायर, तो क्या होगा, वो फायर कैच नहीं कर पाएगा। हाउएवर इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस और मोर, अगर एयर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है या उससे ज़्यादा होता है तो क्या जो फॉस्फोरस होगा वो हीट कैच कर लेगा। ठीक है, विल कैच फायर विदाउट हीटिंग। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, वो जलने लग जाएगा। ठीक है, अ मैच स्टिक कैन लाइट अप एल्कोहल, जो मैच स्टिक्स होती है वो एल्कोहल को लाइट कर सकती है। बेंजीन हो गया, एथर, पेपर एंड एलपीजी। अ लॉग ऑफ वुड कैन नॉट लाइट अप बाय अ मैच स्टिक। So for alcohol, ether, benzene and LPG, the ignition temperature is very low and for log of wood is very high. Students, alcohol वगैरह के लिए ये टेम्परेचर बहुत लो होता है, बट हम वुड वगैरह के लिए देख सकते हैं कि ये वाला टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। Thus combustion substance having low ignition temperature burn easily. तो जिसके पास लो ignition temperature होगा वो जल्दी फायर कैच कर सकता है, जल सकता है। एंड दोज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर, जिनका ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा, कैन नॉट कैच फायर ईजिली, वो जल्दी नहीं जल पाएंगे। अ सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस तब तक फायर कैच नहीं कर सकता जब तक उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लो ना हो। ठीक है, व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द कैंडल, स्टूडेंट्स अगर आप जलती हुई माचिस को कैंडल के पास लाओगे, ठीक है, द कैंडल विक इट हीट्स द विक ऑफ द कैंडल अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड द कैंडल विक स्टार्ट्स बर्निंग। तो वो कैंडल क्या होगी, जलने लग जाएगी। थस कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस ओनली टेक्स प्लेस व्हेन दैट सब्सटेंस अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, तो जो कंबशन वाला वो जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो उसको एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए होता है बर्निंग के लिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, वो सब्सटेंस जिनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होगा, जनरली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। हम उनको क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो अल्कोहल, एथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, एलपीजी, सिंथेटिक फाइबर एट्सेट्रा आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करना होगा। ये क्या है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस एंड अकाउंट ऑफ देयर लो इग्निशन टेम्परेचर। इनका क्या है, लो इग्निशन टेम्परेचर है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल टू प्रूव दैट एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन लीड्स टू कंप्लीट कंबशन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो चीज़ बहुत जल्दी बर्न हो सकती है।
ठीक है, उसमें कंप्लीट कंबशन हो सकता है। तो पहला हम ए देखेंगे, व्हेन वुड इज बर्न्ट इन अ चूल्हा, जब लकड़ी जलाई जाती है चूल्हे में, देन गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द वेरियस लॉग्स ऑफ वुड, तो लकड़ियों को रखते टाइम उनमें काफ़ी गैप दिया, थोड़ा बहुत या काफ़ी गैप दिया जाता है। दिस गैप्स आर लेफ्ट फॉर द एयर टू एंटर द चूल्हा, ये गैप इसलिए दी जाती है ताकि एयर एंटर हो सके चूल्हा में, टू प्रोवाइड सपोर्टर ऑफ कंबशन, ताकि वो एयर सपोर्टर हो, सपोर्ट कर सके आग को जलने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन कह सकते हैं आप उस एयर को, फॉर द बर्निंग प्रोसेस, ताकि बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू हो सके। अब हम यहाँ पर बी देखेंगे, इन अ सिगरी और एंगिथी विच इज़ यूज टू बर्न कोल और चारकोल। स्टूडेंट्स, सिगरी में जैसे कोल जलाए जाते हैं, an iron grate made of iron bars and having space in between us is used। आयरन की कुछ स्ट्रिप्स होती हैं वो लगाई जाती है और उनमें कुछ स्पेस भी प्रेजेंट होता है। दिस ग्रेट इज़ प्रोवाइडेड टू सप्लाई दी सपोर्टर ऑफ कंबशन। स्टूडेंट्स, इसमें सप्लाई करा जाता है कंबशन के लिए, एयर दी जाती है टू द बर्निंग कोल, उस कोल को बर्न करने के लिए, थ्रू दी होल्स, उन छेद में से। अब आप सी देखोगे, सी पॉइंट, द बर्नर ऑफ कैरोसिन प्रेशर स्टोव्स एंड कुकिंग गैस स्टोव्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे टेक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो बर्निंग स्टोव्स होते हैं उनमें भी छेद होते हैं और वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन जा सके, ठीक है, उन छेद में से। सो द ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर फॉर द प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, ताकि सराउंडिंग में से प्रॉपर ऑक्सीजन जा सके और वो फ्यूल प्रॉपरली जल सके, कंबशन हो सके। अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल। स्टूडेंट, ब्लू कलर की फ्लेम जब आती है जब वो फ्यूल जल रहा होता है, बर्न हो रहा होता है, इंडिकेट्स द कंप्लीट कंबशन, वो हमें बताता है कि पूरा का पूरा कंप्लीट कंबशन हो रहा है फ्यूल का। इट शोज दैट द फ्यूल इज़ गेटिंग सफिशेंट ऑक्सीजन, इसका मतलब उस फ्यूल को सफिशेंट पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है फॉर कंप्लीट बर्निंग, पूरी तरीके से जलने के लिए। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। अब हम देखेंगे कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी है कंबशन के लिए। तो हम ये देखेंगे, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ। स्टूडेंट्स, कोई कैंडल जल रही है, उसकी फ्लेम बंद होगी व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली, अगर हम उस पर फूंक मारेंगे ज़्यादा ज़ोर से। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द एयर करंट लोवर्स द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग वैक्स वेपर बिलो देयर इग्निशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जब हमने फूंक मारी तो जो उसका करंट लोअर टेम्परेचर होता है वैक्स का, वो उसमें क्या होता है, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, तो फ्लेम क्या होती है, बुझ जाती है। बी देखेंगे, वी कैन नॉट बॉयल वाटर इन अ पेपर कप, हम पेपर कप में पानी नहीं उबाल सकते ऑन अ स्पिरिट लैम्प। इट इज़ बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड टू पेपर कप रैपिडली पासेस ऑन टू वाटर, क्योंकि जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी वो सीधा पानी तक पहुँचेगी। थस इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट अचीव्ड एंड हैंस इट डज नॉट कैच फायर। तो स्टूडेंट्स, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा पेपर वो कैच नहीं कर पाता, ठीक है, नॉट अचीव्ड एंड हैंस इट डज नॉट कैच फायर, तो वो फायर कैच नहीं कर पाएगा। सी हम देखेंगे, अ बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्नाइट अ स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड बट नॉट अ लॉग ऑफ वुड। स्टूडेंट, एक पतली सी लकड़ी ज़रूर जलाई सकती है बट बहुत सारी लकड़ियाँ एक माचिस से नहीं जलाई जा सकती। क्यों? इट इज़ बिकॉज द स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड हैज़ फेयरली शार्प एंड रफ एजेस, क्योंकि उसके जो एज होंगे, कोने होंगे, वो काफ़ी शार्प होंगे, ठीक है। व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक्स, आप अभी नेक्स्ट पेज पे आएंगे, held close to any of its sharp edge, the temperature of the wood attains the suitable temperature। तो किसी शार्प एज पर अगर हम उस मैच स्टिक को लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगा। थर्स दिस स्प्लिंट कैचेस फायर। हाउएवर इन केस ऑफ लॉग ऑफ वुड, अगर बहुत सारी वुड्स को देखा जाए, द हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द बर्निंग मैच स्टिक्स, जो हीट एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी मैच स्टिक्स से, इज़ इनसफिशेंट, वो सफिशेंट नहीं होगी उसके लिए टू रेज इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर रेज नहीं हो पाएगा अबव द इग्निशन टेम्परेचर, जो भी उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा, ठीक है। थर्स द लॉग ऑफ वुड डज नॉट कैच फायर, तो वो वुड फायर कैच नहीं कर पाएगा। अब हम यहाँ पर डी देखेंगे, व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर बर्निंग वुड,
द फायर डाइज। अगर आग जल रही है हम उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो फायर बुझ जाएगी। इट इज़ बिकॉज वो इसलिए होगा वाटर एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी सोख लेता है अपने अंदर। विद द रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर फॉल्स, तो जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम हो जाता है। थर्स द फायर डाइज, तो वो आग बुझ जाती है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, तो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है एक्सटिंग्विशिंग कॉमन फायर, कॉमन फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे ई। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट इन समर, ज़्यादा गर्मियों में समर में क्या होता है, जो ग्रास होती है वो काफ़ी सूख जाती है, जो घास होती है आप कह सकते हो वो ड्राई होने लग जाती है। इफ़ देयर इज़ अ टाइनी स्पार्क मे बी बाय द रबिंग ऑफ ग्रासेस और लाइटिंग, वो उसके अंदर स्पार्कल्स निकल सकते हैं, चिंगारी आ सकती है अगर हम उन घास को रब करें। ठीक है, दे कैच फायर, और वो फायर कैच कर सकते हैं। द फायर स्प्रेड्स वेरी रैपिडली टू ट्रीज एंड इन नो टाइम अ वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर, और फटाफट से आग फैल सकती है, ज़्यादा आग लग सकती है। विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकती है। अब हम यहाँ देखेंगे मोर देन 5000 ईयर्स अगो इजिप्शियंस मेड मैच स्टिक्स बाय coating small pieces of pine wood with sulfur which easily caught fire on rubbing strongly with one another. Students 5000 साल पहले क्या हुआ था, जो एक इजिप्शियंस थे उन्होंने क्या करा था, मैच स्टिक्स बनाई थी। ठीक है, उनमें आपको पता है मैच स्टिक्स कैसी होती है, उसमें पतली सी लकड़ी लगी होती है, उसमें सल्फ़र भी होता है जो आसानी से फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, अगर हम उनको रब करें तो। इन दिस केस फ्रिक्शन रेज द टेम्परेचर ऑफ सल्फर, जो फ्रिक्शन होगा उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा अबाउट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर चला जाएगा। विच इन टर्न्स कॉट फायर, जिससे आग जल सकती है। दे बाय इग्निटिंग पाइन वुड विद द डिस्कवरी ऑफ वाइट फॉस्फोरस अबाउट 300 ईयर्स अगो, फिर जो वाइट फॉस्फोरस मिला था 300 साल पहले। ठीक है, अ न्यू काइंड ऑफ मैच वर डेवलप्ड, फिर नई तरीके की मैचेस बनी। मैच स्टिक ऑफ सुइटेबल साइज वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉफ्ट वुड एंड थ्रोली ड्राइड, फिर सॉफ्ट वुड का इस्तेमाल करने लग गए लोग और वो काफ़ी ड्राई रहती थी। वन एंड ऑफ ईच वुडन स्टिक अप्लाइड टू पेस्ट ऑफ एंटीमोनी ट्रिसल्फाइड वाइट फॉरस पोटेशियम क्लोराइड सम पाउडर सैंड एंड ग्लू, ये सब उसमें अप्लाई करने लग गए। ठीक है, द मैच हेड वाज देन डिप्ड इन मोल्टन वैक्स, उसको जो पार्ट होता था उसको मोल्टन वैक्स में डिप करा जाता था। ऑन कूलिंग द सॉलिड वैक्स सील द मैच हेड फ्रॉम एयर, और उसको सील कर दिया जाता था एयर से। व्हेन द मैच हेड वाज रब्ड अगेंस्ट एनी रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस पे अगर उसको रब करा जाता, द फ्रिक्शन रेज, फ्रिक्शन हो जाता था। फिर क्या होता था स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर होता था फॉस्फोरस का, ठीक है, इट्स इग्निशन टेम्परेचर पे आ जाता था, विच इन टर्न्स कॉट फायर, फिर उसमें आग जलती थी। द हीट सो प्रोड्यूस्ड इग्नाइटेड एंटीमोनी ट्रिसल्फाइड टू प्रोड्यूस मोर हीट, ये चीज़ें यूज़ में ली जाने लगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। एट द सेम टाइम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फ्रॉम ऑक्सीजन, पोटेशियम का यूज़ करने लग गए थे लोग ऑक्सीजन फॉर्म करने के लिए। थर्स अ फ्लेम वाज फॉर्म्ड ऑन द मैच हेड, तो मैच स्टिक का जो हेड होता था उस पर फ्लेम जलती थी। दिस काइंड ऑफ मैचेस वर कॉल्ड स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस, ये मैचेस कहीं पर भी स्ट्राइक करके जलाई जा सकती थी। और ल्यूसीफर मैचेस, हम उसको ल्यूसीफर भी कह सकते थे। बट सच मैचेस माइट कॉज्ड एक्सीडेंटली फायर, बट ऐसी मैचेस की वजह से क्या हो सकता था, फायर लग सकती थी कहीं भी। व्हेन मिस हैंडल्ड, अगर उसको सही से हैंडल ना करा जाए। सो द यूज़ ऑफ सच मैचेस वर बैन, तो ऐसी मैचेस का यूज़ करना बंद हो गया। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट्स, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने ये बंद करा दिया। मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वर मेड फ्रॉम रेड फॉस्फोरस वोज, अब मॉडर्न सेफ्टी मैचेस कैसी बनी थी, रेड फॉस्फोरस से। वोज इग्निशन टेम्परेचर इज़ फेयरली हाई, जिसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई था, 445 डिग्री सेल्सियस था, एज़ कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस, कंपेयर करा जाए वाइट फॉस्फोरस से जिसका इग्निशन टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस। फर्दर मोर रेड फॉस्फोरस इज़ मोस्ट पोस्टेड ऑन द मैच हेड, जो
रेड फॉस्फोरस था वो मैच के हेड पे लगाया जाता था। दीज मैचेस डू नॉट कैच फायर ऑन बर्निंग ऑन रबिंग अगेंस्ट एनी सरफेस, ये फायर कैच नहीं करती थी अगर कहीं पर भी उसको रब करा जाए। दी मैच हेड ऑफ सेफ्टी मैच कंसिस्ट ऑफ पेस्ट ऑफ एंटीमोनी ट्रीसल्फाइड, उसमें एक पेस्ट मिला हुआ होता है, क्या होता है उसका नाम, एंटीमोनी ट्रीसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट पाउडर, पाउडर्ड ग्लास एंड ग्लू, ये सब उसमें मिक्स होता था। द साइड ऑफ द मैच बॉक्स इज कोटेड विद द पेस्ट ऑफ रेड फॉस्फोरस, जो पेस्ट लगा होता था मैच बॉक्स की साइड में, वो उसमें क्या होता था, रेड फॉस्फोरस पाउडर सैंड एंड ग्लू। जब हम उसको रब करते थे हार्डली, द मैच हेड इज रब्ड शार्पली अगेंस्ट द साइड ऑफ मैच बॉक्स, उस मैच बॉक्स के साइड में अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस गेट्स हीटेड, तो जो छोटा सा अमाउंट होता था फॉस्फोरस का वो हीट हो जाता था। इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड हेंस प्रोड्यूस अ टाइनी स्पार्क, और उसमें से चिंगारी निकलती थी। दिस स्पार्क इग्नाइट्स एंटीमोनी ट्रीसल्फाइड, द पोटेशियम क्लोरेट decomposes to supply oxygen, thus the match head produces a flame। ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता था, फिर वो जो हीट थी, हीट से फ्लेम बन जाती थी। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। पहले हम देखेंगे स्लो कंबशन। व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ मॉडरेट रेट, एक कंबस्टिबल मटेरियल एक मॉडरेट रेट पे जल रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड स्लो कंबशन, हम उसको कहेंगे स्लो कंबशन। ड्यूरिंग स्लो कंबशन देयर इज़ नॉट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, उसमें प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं हो पाती है। थस कंबशन इज़ नेवर कंप्लीट एंड एज अ रिजल्ट स्मोक और हार्मफुल गैसेस आर फॉर्म्ड, तो कंबशन पूरा नहीं हो पाता है तो उससे क्या स्मोक प्रोड्यूस होती है और हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि काउ डक केक्स, काउ डक को ही देख लीजिए, वुड देख लीजिए, कैरोसिन, ऑयल लैम्प एट्सेट्रा एग्जिबिट स्लो कंबशन, इनमें क्या होता है, स्लो कंबशन होता है। अब हम देखेंगे रैपिड कंबशन। व्हेन अ सब्सटेंस बर्न्स एज सुन एज इट इज़ इग्नाइटेड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए होती है और या लाइट चाहिए होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, सेट टू अंडरगो रैपिड कंबशन, हम उसको क्या कहेंगे, अंडरगो रैपिड कंबशन। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, आप कुकिंग गैस को ले लीजिए, इज़ अ गैस स्टोव, वो क्या है, एक गैस स्टोव है। बर्निंग ऑफ पेपर और कैरोसिन भी ले लीजिए, ऑयल, ये आपके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं रैपिड कंबशन का, इस दी एक्सप्लोजन ऑफ द फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स को देख लीजिए आप एक बार। फॉरेस्ट फायर्स आर कॉज्ड समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और लाइटनिंग, फॉरेस्ट में जो आग लगती है उसका कारण क्या होता है, एक तो सन की हीट होती है और लाइटनिंग। दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन, या आपका रैपिड कंबशन का भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब हम देखेंगे spontaneous combustion of the substance on its own without being ignited is called spontaneous combustion, वो आग जो खुद जल जाती है, ठीक है। इट अकर्स, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर, क्योंकि जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा वो उसके रूम टेम्परेचर से कम होगा। थस फॉर एग्जाम्पल वाइट फॉस्फोरस ले लीजिए आप, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस combustion when the room temperature is 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, which is its ignition temperature. For this reason it is stored in water। तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसा है, आप फॉस्फोरस को ले लीजिए, वो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस कंबशन है, ठीक है, बट उसका रूम टेम्परेचर क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इग्निशन टेम्परेचर है। तो इस रीज़न की वजह से इसको पानी में रखा जाता है। अब हम देखेंगे अंडरग्राउंड कोल माइंस ऑलवेज हैव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल, इनके जो कोल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंसेस, वो बहुत सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, बहुत काफ़ी फाइन होते हैं, ठीक है। व्हेन द अमाउंट ऑफ दी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रीचेज अ सर्टेन threshold limit, the mixture of air and coal particles suddenly burst due to spontaneous combustion। तो स्टूडेंट्स ऐसे ये जो पार्टिकल्स हैं अगर ये ज़्यादा नीचे चले जाएं और मिक्स हो जाएं एयर से, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें अचानक से बर्स्ट हो जाएंगे।
अचानक से बर्स्ट हो जाएंगे। सच एक्सप्लोजन नॉट ओनली कॉज एक्सटेंसिव डैमेज इन द कोल माइंस, तो इससे कोल माइंस में डैमेज तो होता ही होता है, बट किल अ लार्ज नंबर ऑफ माइनर्स, तो माइनर्स भी किल हो जाते हैं। इट इज़ फॉर द सेम रीज़न दैट अ गुड वेंटिलेशन इज़ प्रोवाइडेड इन द कोल माइंस टू अवॉइड सच एन एक्सप्लोजन, तो बहुत अच्छे वेंटिलेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं ऐसी कोल माइंस में, ठीक है। सिमिलरली एक्सप्लोजन ऑल्सो अकर इन फ्लोर मिल्स, स्टूडेंट्स फ्लोर मिल्स में भी ऐसा होता है, वेयर द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लोर आर सस्पेंडेड इन द एयर, अगर ये सस्पेंडेड हो जाए, एयर में फैल जाए, ठीक है। फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो फॉरेस्ट फायर भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज देयर इज़ अ कंबस्टिबल मटीरियल, क्योंकि वहाँ पर कंबस्टिबल मटीरियल होते हैं, तो अ सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड द राइट इग्निशन टेम्परेचर, वहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है कंबशन का, और एक अच्छा इग्निशन टेम्परेचर भी होता है। अब हम देखेंगे फायर फाइटिंग। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कंबशन टेक्स प्लेस ओनली इफ़ देयर इज़ अ कंबस्टिबल मटीरियल कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, स्टूडेंट्स कंबशन जब भी होगा जहाँ पर एक कंबस्टिबल सपोर्ट होगा, ठीक है, मतलब एयर। टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल इज़ हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, स्टूडेंट्स जो कंबस्टिबल मटीरियल होगा वो ज़्यादा होगा इग्निशन टेम्परेचर से। इफ़ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो कंबशन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर कंबशन नहीं हो पाएगा। इवन इनिशियली कंबशन इज़ टेकिंग प्लेस इट विल डाई आउट, अगर कंबशन होता है तो वो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। इट इज़ दिस प्रिंसिपल विच इज़ यूज इन फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग में आप ये सब देख सकते हो, तो हम डिस्कस करेंगे हर एक कंडीशन डिटेल में। सो लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द अबव कंडीशन इन डिटेल। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल। इट इज़ सेड दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये तो कहा ही गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पहले ही सावधान रहे, केयर करने से अच्छा तो यही होगा, ठीक है। अल्टीमेटली इन एनी काइंड ऑफ फायर, किसी भी फायर में आप क्या कर सकते हो, इट इज़ द कंबस्टिबल मटीरियल विच कैचेस फायर, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कंबस्टिबल मटीरियल होगा जो फायर कैच कर सके। वी मस्ट टेक प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशंस पूरे लेने चाहिए, सो दैट कंबस्टिबल मटीरियल डज नॉट गेट हीटेड, तो जो कंबस्टिबल मटीरियल होगा वो हीट नहीं हो पाएगा अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर इन वेरियस सिचुएशन, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में जो उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा वो हीट नहीं हो पाएगा। अब आप यहाँ पे आके देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, इन होम्स कर्टेन्स, कारपेट्स, वुडन फर्नीचर, ये सब होते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा आर ऑल मेड ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल, ये किससे बने होते हैं, कंबस्टिबल मटीरियल से बने होते हैं। क्लोथ्स ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर सच एज टेरिलीन, नायलॉन, और जो कपड़े होते हैं वो टेरिलीन, नायलॉन के होते हैं। और हाईली कंबस्टिबल, ये बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल होते हैं क्योंकि ये फायर बहुत जल्दी कैच करते हैं। समटाइम्स क्लोथ्स ऑफ वुमेन वर्किंग इन किचन कैच फायर ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ विक स्टोव और गैस बर्नर, कुछ वुमेन्स को आपने काम करते हुए देखा होगा किचन में, उनके कपड़े जो होते हैं आग को जल्दी से कैच कर लेते हैं स्टोव या बर्नर से। सो वी मस्ट सी टू इट दैट कंबस्टिबल मटीरियल डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द नेकेड फ्लेम, तो ऐसी चीज़ें आग के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। टू मेक द पॉइंट क्लियर, लेट अस इमेजिन दैट ऑन अ विंडी समर नाइट देयर इज़ अ पावर फेलर, अगर समर की नाइट में बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और अगर पावर फेल हो जाता है, यू लाइट अ कैंडल, आप कैंडल जलाते हैं, एंड प्लेस इट नियर टू द विंडो, स्टिल द विंड ब्लोज द कर्टन टूवर्ड्स द फ्लेम एंड सर्टेन कैच फायर, आप खिड़की के पास में वो मोमबत्ती रख देते हो और वहाँ पर पर्दा भी लगा होता है, तो वो पर्दा क्या करता है, आग को कैच कर लेता है, तो क्या होगा, देयर बाय सेटिंग द होल बिल्डिंग ऑन फायर, तो पूरी बिल्डिंग में आग लग सकती है। दिस कुड बी अवॉइडेड, ये सब कुछ अवॉइड करा जा सकता है इफ़ यू आर अ लिटिल केयरफुल, अगर हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, एंड नो दैट अ बर्निंग कैंडल कैन सेट अ नंबर ऑफ कंबस्टिबल थिंग्स इन होम ऑन फायर, जो एक जलती हुई मोमबत्ती है वो बहुत सी चीज़ों को जला सकती है,
ठीक है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। सेकेंड हम देखेंगे प्लेसेस लाइक पेट्रोल स्टेशंस हैव हाईली कंबस्टिबल मटेरियल सच एज पेट्रोल, डीजल एट्सेट्रा। आपने पेट्रोल स्टेशन देखा होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंबस्टिबल मटेरियल होते हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल। नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटीरियल। किसी को अलाउड नहीं होता है कि वहाँ पर आप कोई भी बर्निंग मटेरियल लेके जाए विद इन प्रीमिसेस ऑफ सच प्लेसेस। इवन अ मैच स्टिक शुड नॉट बी लाइटेड एज इट कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर। यहाँ तक कि आपको मैच बॉक्स ले जाना भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर वो जो पेट्रोल होता है वो बहुत जल्दी आग कैच करता है और आग लग सकती है। द इलेक्ट्रिक स्विचेस should be specially designed so that they do not produce accident spark। जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डिज़ाइन करा जाता है ताकि वो स्पार्क प्रोड्यूस ना करे, उनसे आग ना लगे, ठीक है। द सेम प्रिकॉशन अप्लाई एट LPG गैस गोडाउंस। जो LPG गैस गोडाउंस होते हैं वहाँ पर भी यही प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। फायर क्रैकर्स, शॉप्स, अम्यूनिशन डैम्स एट्सेट्रा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड, टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर। अब हम ये देखेंगे कि एयर और जो इग्निशन टेम्परेचर है उसकी केयर हम कैसे रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो कंटिन्यूस सप्लाई होता है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। वंस अ फायर हैज़ स्टार्टेड, अगर जैसे कि एक बार आग लगना स्टार्ट हो जाती है, इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली ईदर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर। तो हम उस एयर के सप्लाई को काट सकते हैं, लोअर कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटीरियल, जो कंबस्टिबल मटीरियल है उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट, उसके इग्निशन पॉइंट से उसको कम कर सकते हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, जो यहाँ पर इलस्ट्रेट करे गए हैं। तो हम पहला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1, इफ़ द मटेरियल सच एज वुड और वुड बेस्ड प्रोडक्ट्स कैच फायर। अगर लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ फायर कैच कर लेती है, ठीक है, तो सैंड शुड बी पोर्ड ओवर देम, तो वहाँ पर हमें मिट्टी डाल देनी चाहिए। द सैंड विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो जो मिट्टी होती है वो क्या करेगी, एयर के सप्लाई को रोक देगी। एंड द फायर विल डाई, और वो फायर बुझ जाएगी। सेकेंड हम देखेंगे इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन थिक ब्लैंकेट। अगर किसी का कपड़े जल रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें उसको ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड हैंस द फायर विल डाई। ये एयर के सप्लाई को रोकेगी और क्या होगा, जो आग है वो बुझ जाएगी। अल्टरनेटिवली वाटर शुड बी पोर्ड ओवर फायर, और पानी भी हम डाल सकते हैं फायर के ऊपर। द वाटर विल लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल, उस बर्निंग मटेरियल का जो भी टेम्परेचर है पानी उसको कम कर देगा उसके इग्निशन पॉइंट से, और जो फायर होगी वो रुक जाएगी। थर्ड हम देखेंगे इफ़ द फायर इज़ कॉज्ड बाय ऑयल और गैस। अगर कोई भी फायर ऑयल या गैस से होती है, इट शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज़ में लेना चाहिए क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर डाइज, वो एयर के सप्लाई को रोक देती है कार्बन डाइऑक्साइड। However, carbon dioxide extinguishers are not readily available at most of the places. But ये जो extinguishers होते हैं ये हर जगह available नहीं होते हैं। In such situations, fire brigade should be called immediately. तो ऐसी situation में fire brigade को call कर लेना चाहिए, ठीक है। They have the necessary equipments, उनके पास ऐसे सारे equipments होते हैं and expertise to bring any kind of fire under control, और वो किसी भी fire को control कर सकते हैं, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्सटिंग्विशर इज़ डिस्कस्ड बिलो। सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो एक्सटिंग्विशर है वो यहाँ पर डिस्कस करा गया है। हम यहाँ देखेंगे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटेलिक सिलेंडर, ये एक मेटेलिक सिलेंडर का होता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ विच राइजेज अ प्लंगर, उसमें एक प्लंगर होता है विद अ शार्प एंड, ठीक है। ऑन द शार्प एंड, जो उसका शार्प एंड होता है ऑफ द प्लंगर इज प्लेस्ड अ सील्ड थिन ग्लास ट्यूब कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। स्टूडेंट्स, उसको प्लेस करा जाता है, ठीक है, थिन ग्लास ट्यूब पे, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड होता है। द टेस्ट ट्यूब इज सराउंडेड बाय फिक्स्ड वायर गॉस केज। स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब होती है, लगी होती है, ठीक है, जिसमें एक फिक्स वायर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, गॉस केज।
द सिलेंडर इज फिल्ड विथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, उसमें कौन सा सॉल्यूशन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑन द टॉप ऑफ द सिलेंडर इज प्रोवाइडेड अ नोजल, सिलेंडर का जो टॉप होता है उसमें एक नोजल होता है, विच इज सील्ड विद वैक्स, वो वैक्स से सील्ड होता है, बंद होता है। इन केस ऑफ फायर, फायर के केस में क्या होता है, द प्लंगर इज हिट अगेंस्ट द फ्लोर, जो प्लंगर है फ्लोर से हिट करा जाता है। द शार्प टिप ऑफ द प्लंगर ब्रेक्स, जो शार्प प्लंगर होता है वो टूट जाता है, ठीक है, उस ग्लास टेस्ट ट्यूब का। द एसिड इन द टेस्ट ट्यूब रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो स्टूडेंट्स वो जो टेस्ट ट्यूब होगा, एसिड होगा, वो क्या होगा, रिएक्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। तो उससे क्या प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पे देखिए 2NaHCO3 प्लस H2SO4 इक्वल्स टू Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। When the pressure of carbon dioxide exceeded a certain limit, तो जो प्रेशर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो पूरी तरीके से निकल जाएगा एक लिमिट में। द वैक्स सील ब्लोज ऑफ the solution within the cylinder along with carbon dioxide comes out in with a great force through the nozzles, उस नज़ल से ये फोर्स होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाएगा। इट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द साइट ऑफ फायर विच इट टर्न्स गोज ऑफ, फिर हम इसको फायर के ऊपर छोड़ सकते हैं जिससे क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वेयर टू यूज़ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, ये कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। दिस एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड अगेंस्ट द फायर कॉज्ड बाय सॉलिड इन्फ्लेमेबल मटेरियल ओनली। इट इज़ यूजलेस टू एक्सटिंग्विश fire caused by inflammable liquids such as petrol because the solution coming out of cylinder being heavy sinks in the oil and hence does not cut off air. It should not be used against electricity fire as the solution it is good conductor of electricity and hence user will get a severe electric shock. Students, इसका छोटा सा मैं बता देती हूँ इस पैरा का मतलब। ये जो एक्सटिंग्विशर्स है ये इलेक्ट्रिक फायर में यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इससे किसी भी आदमी को शॉक लग सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेकिंग केयर ऑफ विक्टिम्स ऑफ फायर। पहला है रिमूव द विक्टिम टू एन ओपन स्पेस सो एज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ स्मोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, वो जो भी विक्टिम है, जिसको भी हार्म हुआ है फायर से, उसको खुली जगह में ले जाना चाहिए ताकि वो स्मोक वगैरह से दूर हो जाए। सेकेंड है सेंड द विक्टिम टू अ हॉस्पिटल फॉर फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। थर्ड है इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ विक्टिम कैच फायर रैप हिम इमीडिएटली इन द थिक ब्लैंकेट। अगर उस विक्टिम के कपड़े जल रहे हैं तो हमें क्या करना है, ब्लैंकेट से उसको कवर करना है सो एज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, ताकि एयर का सप्लाई बंद हो जाए। दिस विल पुट ऑफ द एयर, इससे फायर ख़त्म हो सकती है। फोर्थ है पोर कोल्ड वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी, उस विक्टिम की बॉडी पर ठंडा पानी डाल देना चाहिए। दिस विल रिमूव द हीट फ्रॉम हिज बॉडी एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉयल्स। स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा, जो आग है वो ख़त्म हो जाएगी, जो विक्टिम की बॉडी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो बंद हो जाएगी। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन फ्यूल्स कंटेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कॉमन फ्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन मिला होता है। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अराइज, तो इनकम्प्लीट कंबशन से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हम पहला देखेंगे ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस, ये गैस जो होती है बहुत जहरीली होती है इन नेचर एंड कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एज वेल एज डेथ। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइजनस गैस से क्या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। सेकेंड देखेंगे हम ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन अ पार्ट ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन passes into the atmosphere in the form of soot. स्टूडेंट्स, ऐसे इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होगा, जो अनबर्न्ड कार्बन होता है, जो कार्बन नहीं जला है, वो पास हो जाएगा किसमें, एटमॉस्फेयर में, और एक सूट बना देगा। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल, इससे फ्यूल वेस्ट होगा, बट ऑल्सो पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर, इससे एटमॉस्फेयर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्लेम्स।
यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू लाइट अ मैच स्टिक, आपने देखा होगा मैच स्टिक जलाते हुए इट बर्न्स इन येलो फ्लेम, स्टूडेंट्स की उसमें से येलो कलर की फ्लेम निकलती है। सिमिलरली आप कैंडल को देखेंगे, उसमें से भी येलो फ्लेम निकलेगी, ठीक है। द फ्लेम प्रोड्यूसेस बाय द डोमेस्टिक गैस, एलपीजी से आप देख लीजिए, इन द किचन स्टोव इज़ ब्लू, जो किचन स्टोव से हम देखेंगे उसमें से कौन सी फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की निकलती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि व्हाट इज़ फ्लेम, फ्लेम क्या है, तो फ्लेम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अ रीजन ऑफ बर्निंग गैस इज़ कॉल्ड फ्लेम, जो बर्निंग गैसेज हैं हम उसको क्या कहेंगे, फ्लेम, ठीक है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल दैट एलपीजी इज़ अ गैस, स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि एलपीजी एक गैस है। देयरफॉर द रीजन इन विच इट बर्न्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्लेम, हाउएवर वैक्स इज़ अ सॉलिड, हाउ कैन अ सॉलिड प्रोड्यूस अ फ्लेम। स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन एक अराइज होता है कि एक सॉलिड फ्लेम कैसे बना सकता है, ठीक है। इसके लिए आप आएंगे अब नेक्स्ट पेज पे। व्हेन we light a candle with a matchstick, the heat of burning matchsticks not only melts the wax but also changes it into a wax vapor। स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी मोमबत्ती को जलाते हैं सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि वो जल रही है, बट उसमें से एक वेपर भी निकल रही है, वो क्या है, वैक्स वेपर। द वैक्स वेपर मिक्सेस विद एयर एंड देन कैचेस फायर, तो जो वैक्स वेपर है वो हवा के साथ मिक्स हो जाती है और फायर कैच कर सकती है टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, फ्लेम बनाने के लिए। सिमिलरली व्हेन द मैच स्टिक्स कैचेस फायर द हीट रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ केमिकल, तो मैच स्टिक्स जो है फायर कैच कर रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, क्यों हुआ, द हीट रिलीज ड्यू टू दी बर्निंग, तो जो बर्निंग से जो हीट रिलीज हुई है वो क्या है, ऑफ केमिकल ऑन द मैच हेड, किससे हुई है, क्योंकि वो जो केमिकल लगा हुआ है मैच की हेड पे। पार्टली डिकम्पोजेज द वुड टू फॉर्म वुड गैस, तो वो वुड पे पहुँचती है और उससे क्या बनती है, एक वुड गैस बनती है। दी वुड गैस देन कैचेस फायर प्रोड्यूस अ फ्लेम, और वो एक क्या करती है, फायर कैच करती है फ्लेम बनाने के लिए। अब आप देखेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ कैंडल फ्लेम। अ फ्लेम इज़ अ जोन ऑफ बर्निंग वेपर, जो फ्लेम है एक बर्निंग वेपर है। व्हेन यू सी अ कैंडल फ्लेम इट इज़ इन फैक्ट द वैक्स वेपर बर्निंग इज इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये जो भी वैक्स जल रही है ये कैसे चल रही है, क्योंकि इसमें एयर प्रेजेंट है। द हीट प्रोड्यूस्ड ऑन लाइटनिंग अ कैंडल डज टू थिंग्स, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो दो चीज़ें कर सकती है, एक तो मेल्ट द मैक्स, वैक्स को मेल्ट कर सकती है, और वैक्स को चेंज कर सकती है वेपर में। अब यहाँ पे आप देखोगे द वेपर पार्ट्स ऑफ द एंटायर फ्लेम रीजन गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर, डिफरेंट अमाउंट ले लेती है एयर का वो फ्लेम, ठीक है। अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन्स, वो जो कैंडल फ्लेम है उसके 4 जोन होते हैं, तो हम स्टडी करेंगे इसको। लेट अस स्टडी ईच ऑफ द जोन इन डिटेल, अब हम डिटेल में एक एक जोन को पढ़ेंगे। आपका पहला है लोवेस्ट ब्लू जोन, दिस इज द जोन एट द बेस ऑफ द फ्लेम, ये फ्लेम के बेस में होता है, एंड इज़ ब्लू इन कलर, वो ब्लू कलर में होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, प्रोड्यूस इन द डार्क जोन। और वो जो कलर मैंने आपको बताया था ब्लू हो रहा था, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जब वो रिलीज हो रहा था, ठीक है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रही थी, डार्क जोन। इनर डार्क जोन में क्या होता है, ऑफ नो कंबशन, दिस इज द डार्क जोन नियर एंड अराउंड द विक, वो जो डार्क जोन है वो उसके पास में होती है। नो कंबशन टेक्स प्लेस, उसमें कोई कंबशन नहीं होता, एज नो एयर इज देयर, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा नहीं होती। दिस जोन प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द वैक्स वेपर, तो ये कुछ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उस वैक्स वेपर में। इट इज़ द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये सबसे कम हॉट वाला पार्ट होता है फ्लेम का। अब आप यहाँ पे आके देखिए थर्ड, सेंट्रल ल्यूमिनस जोन ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन, इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ये बहुत मेजर पार्ट होता है कैंडल फ्लेम का। एंड इज़ ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनस, ये येलो कलर में होती है, काफ़ी ब्राइट होती है। वैक्स वेपर अंडरगोज इनकम्प्लीट कंबशन, स्टूडेंट्स
ये जो इसकी जो वैक्स वेपर होती है इसमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्यों? बिकॉज नॉट इनफ एयर इज़ प्रेजेंट हियर, क्योंकि उसमें ज़्यादा एयर प्रेजेंट नहीं होती। दिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, तो स्टूडेंट इससे कार्बन पार्टिकल्स मिलते हैं। दिस पार्ट ऑफ फ्लेम हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर, इसका एक खुद का मॉडरेट टेम्परेचर होता है। अब हम यहाँ देखेंगे फोर्थ, आफ्टर मोस्ट नॉन luminous zone of complete combustion. This zone is faintly visible and surrounds the yellow luminous part of the flame. Student, इसमें क्या होता है, ये पूरी तरीके से अच्छे से विजिबल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, येलो ल्यूमिनस पार्ट होता है। द वैक्स वेपर अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, इसमें पूरी तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट कंबशन होता है। बिकॉज प्लेंटी ऑफ एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड इट, क्योंकि इसमें काफ़ी एयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ये सबसे गर्म पार्ट होता है उस कैंडल फ्लेम का। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। एज द टेम्परेचर ऑफ दिस पार्ट ऑफ फ्लेम इज़ अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस, तो स्टूडेंट उस फ्लेम का क्या होता है, टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ सफिशेंट टू मेल्ट द गोल्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट, तो गोल्ड को ये जलाने में हेल्पफुल है। दिस इन टर्न हेल्प्स द गोल्ड स्मिथ टू गिव प्रॉपर शेड टू द गोल्ड ऑर्नामेंट, तो जो गोल्ड ऑर्नामेंट है उसको एक प्रॉपर शेप और कलर मिल सकता है। अब हम देखेंगे फ्यूल एंड देयर टाइप्स। इंट्रोडक्शन। द प्राइम नेसेसिटीज़ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर फूड। स्टूडेंट, ह्यूमंस की जो नेसेसिटीज़ हैं वो क्या क्या होती है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। नन ऑफ दीज नेसेसिटीज़ कैन बी अवेलेबल अनलेस वी हैव हीट एनर्जी टू कुक आवर फूड एंड अदर काइंड्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, ये सब तभी यूज़फुल है जब हमें इनसे कोई एनर्जी मिले, इनमें हीट एनर्जी होनी चाहिए, ताकि जैसे कि आप फूड ले सकते हो तो खाना बनाने के लिए भी हमें कोई एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि हीट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए भी अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है, जैसे कि टू बर्न मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स और क्लोथिंग एंड शेल्टर, जैसे क्लोथ्स और शेल्टर के लिए भी हमें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है। अब हम देखेंगे फ्यूल। एनी सब्सटेंस विच इज़ ईजिली अवेलेबल एंड बर्न्स इन एयर, कोई भी सब्सटेंस जो ईजिली अवेलेबल है और जल सकता है एयर में उसके मॉडरेट रेट में, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल रेजिड्यू, और उसमें कोई अनडिज़ायरेबल रेजिड्यू प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि आप फ्यूल, उसमें कोई ऐश वगैरह कुछ बाकी नहीं रहता लास्ट में। अब हम देखेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग, जो स्टूडेंट एक अमाउंट है हीट एनर्जी का तभी प्रोड्यूस होगा जब वो पूरी तरीके से बर्न हो जाएगा। 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। स्टूडेंट, जैसे कि 1 किलोग्राम है फ्यूल का प्योर ऑक्सीजन में, तो हम उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो वो क्या होगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। थर्स अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि एक फ्यूल क्या कर रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कितने पे, पर किलोग्राम, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू कह सकते हैं उसकी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मोर इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल, मोर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल्स इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स। हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को, जूल में पर किलोग्राम। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कॉमन सॉलिड्स, कोई कैलोरीफिक वैल्यू होगी एक कॉमन सॉलिड या लिक्विड की, गैसेस की, फ्यूल्स, तो वो हमें क्या नीचे दिए गए हैं, ठीक है। गैसेस फ्यूल्स इज गिवन बिलो। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, कोल की 25000, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की आप देख लीजिए 45,000 इनकी दी गई है। और यहाँ पे आप देखिए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस की दी गई है आपको, मीथेन की और ब्यूटेन की। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, गुड फ्यूल के। पहला है इट शुड हैव अ लार्ज कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड है इट शुड बी चीप एंड रेडीली अवेलेबल, काफ़ी चीप रेट होना चाहिए उसका, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड है इट शुड नॉट प्रोड्यूस गैसेस विच पॉल्यूट द एयर, एयर को पॉल्यूट कर सके ऐसी गैसेस नहीं होनी चाहिए।
फिर हम देखेंगे इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हैज़र्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है इट शुड बर्न एट अ स्लो रेट, कम रेट पर जलना चाहिए। एंड इट्स कंबशन शुड बी कंट्रोलेबल, और उसका जो कंबशन होगा वो भी कंट्रोल होने वाला होना चाहिए। सिक्स्थ है इट शुड बी ईजी टू स्टोर, ईजीली स्टोर करा जा सके। सेवेंथ है इट शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। एट्थ है इट शुड प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू सच एज ऐश, और स्टूडेंट्स जो उसका रेजिड्यू होगा जैसे कि ऐश वो कम अमाउंट में होना चाहिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब जैसे कि सॉलिड फ्यूल है, द फ्यूल विच अकर इन अ सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। स्टूडेंट जो चीज़ें सॉलिड होती है और उनसे हमें फ्यूल मिले वो हम क्या कह सकते हैं, सॉलिड फ्यूल। जैसे कि वुड, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, चारकोल, कोल, कोक, पैराफिन, वैक्स एट्सेट्रा। अब हम देखेंगे लिक्विड फ्यूल, द फ्यूल विच अकर्स इन लिक्विड, वो फ्यूल जो लिक्विड में मिलते हैं उनके रूम टेम्परेचर में हम उसको क्या कहेंगे, लिक्विड फ्यूल। एग्जाम्पल लिक्विफाइड हाइड्रोजन, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल और फर्नेस ऑयल, एल्कोहल। थर्ड है गैसेस फ्यूल, द फ्यूल्स विच अकर इन अ गैसेस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसेस फ्यूल। स्टूडेंट्स जो फ्यूल हमें गैसेस से मिलते हैं हम उनको गैस फ्यूल कह सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे कि CNG, गोबर गैस और हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड हार्मफुल इफेक्ट। अ पॉल्यूटेंट इज अ सब्सटेंस दैट हार्म द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट पॉल्यूटेंट वो चीज़ है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन प्रोड्यूस मैनी पॉल्यूटेंट्स। तो ये फ्यूल्स क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। पहला हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ एमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है, सच ऐसी बर्निंग ऑफ वुड, जैसे कि आप वुड को जलाइए, कोल को, ऑयल को। अब आप यहाँ पर आइए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेचुरल गैसेस को। प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फॉर सिंथेसाइजिंग देयर फूड, उनका खाना बनाने के लिए। इन दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन, तो इस प्रोसेस के दौरान क्या करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होती है, इज़ हायर देन ऑल द प्लांट्स इन द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड डैमेज द एनवायरनमेंट। तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। पहले हम देखेंगे द ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिफर्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। द अर्थ इज सराउंडेड बाय इट्स एटमॉस्फेयर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारी अर्थ है एक लेयर से क्या है, कवर हो रखी है, ठीक है। एक उसका एक एटमॉस्फेयर होता है, एक गैस होती है जिससे वो प्रोटेक्टेड होती है। हीट फ्रॉम द सन पासिस थ्रू दीज गैसेस टू वार्म अप द अर्थ। अब इनसे क्या होती है, जो सनलाइट होती है वो पास होती है अर्थ को गर्म रखने के लिए। दीज गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। तो हम उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। दे लेट द हीट फ्रॉम द सन इन बट डू नॉट लेट हीट बैक आउट अगेन। तो स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, हीट जैसे कि हमें मिली सन से, तो इन केसेस से क्या होता है, हीट जो होती है वो तो पास हो जाती है बट वापस वो नहीं जा पाती। दिस इज़ सिमिलर टू व्हाट हैपन्स इन अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ऐसा होता है। इट स्टे वार्म बिकॉज इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन। गर्म इसलिए रहता है क्योंकि उस ग्लास से हीट की जो सन होता है उसकी तो एनर्जी आ जाती है अंदर, ठीक है। वी नीड द ग्रीन हाउस गैसेज टू कीप द अर्थ वार्म। तो हमें वो ग्रीन हाउस गैसेज चाहिए होती है अपनी अर्थ को गर्म रखने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेन ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो बढ़ता जा रहा है हर साल। द सिचुएशन इज़ वर्सेंडिंग डे बाय डे।
स्टूडेंट्स, तो ये सिचुएशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। इस गैस का कोई कलर नहीं है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। ये इनकम्प्लीट कंबशन से बनती है, सच एज जैसे कि वुड, पेट्रोल, डीजल एंड कोल। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। इन लार्ज इनफ अमाउंट्स इट इज़ फैटल बिकॉज इट कैन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड। ये क्या मिक्स हो जाती है हमारे हीमोग्लोबिन से, मतलब हमारे ब्लड से, एंड डिस्ट्रॉय द ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। और हमारे ब्लड की जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन लेने की, उसको ख़त्म कर देती है। अब हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑल कंटेन्स सल्फर कंपाउंड्स। कोल और क्रूड ऑयल होते हैं, इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स? कुछ नेचुरल गैस होती है, सल्फर होता है इनमें, ठीक है। व्हेन दीज बर्न, जैसे ये जलती हैं, दे प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ पॉइजनस। जो क्या सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत अनहेल्दी है, मतलब पॉइजनस है, ठीक है। एसिडिक एंड इरिटेटिंग, वो काफ़ी एसिडिक हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन रेन टू प्रोड्यूस एन एसिड। ये रेन में डिजॉल्व हो जाती है और एसिड प्रोड्यूस करती है। दीज एसिड्स फॉल्स टू द ग्राउंड विद द रेनफॉल। तो ये बारिश के साथ नीचे धरती पे आती है, तो हम इसको क्या कहते हैं? एसिड रेन। अब हम देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन पेट्रोल इंजन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, पेट्रोल इंजन्स में क्या होता है? ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है रिएक्ट करती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। दिस गैस इज ऑल्सो पॉइजनस, रेडिश ब्राउन। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और पॉइजनस होती है। एसिडिक एंड इरिटेटिंग, वही एसिडिक होती है और काफ़ी इरिटेटिंग होती है। इन अ पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स टू इग्नाइट अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल वेपर एंड एयर। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोल इंजन्स में क्या होता है? स्पार्क प्लग्स और इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स हो सकते हैं इनसे, ठीक है। नाइट्रोजन इज़ वेरी अनरिएक्टिव गैस। ये अनरिएक्टिव गैस होती है, बट द स्पार्क सप्लाइज इनफ एनर्जी टू मेक द नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बट स्पार्क हेल्प करता है इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने में। दिस गैस लाइक कलरलेस सल्फर डाइऑक्साइड होती है, कलरलेस होती है, डिजॉल्व इन रेन, रेन में डिजॉल्व हो जाती है। वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। पानी में मिलकर क्या करती है? ये क्या करती है? एसिड सॉल्यूशन बना देती है। अब हम देखेंगे फ्लाई ऐश। थर्मल पावर जनरेशन थ्रू द कंबशन ऑफ कोल प्रोड्यूसेस माइन्यूट पार्टिकल। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि थर्मल पावर जनरेशन होती है, इससे क्या होता है? कंबशन होता है कोल का, जो प्रोड्यूस करता है माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ ऐश। ऐश प्रोड्यूस करता है, दैट कॉजेज सीरियस एनवायरनमेंट प्रॉब्लम। इससे एनवायरनमेंट में बहुत नुकसान होता है, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर कॉमनली नोन एज फ्लाई ऐश, तो हम उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। इट कंटेन्स एल्यूमिना होता है, सिलिका ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स टॉक्सिक हैवी मेटल्स लाइक लीड, कॉपर, आर्सेनिक एंड कोबाल्ट। स्टूडेंट, इनमें क्या होता है? लीड होता है, कॉपर होता है, आर्सेनिक और कोबाल्ट होता है। द एयरबोर्न फ्लाई ऐश पार्टिकल्स कैन एंटर द बॉडी। तो ये जो फ्लाई ऐश है ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है एंड कॉज इरिटेशन टू आइज़। इससे हमारी आइज़ में इरिटेशन हो सकती है, स्किन में, नोज़ में, थ्रोट में, गले में, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूल्स जैसे कि लाइक कोल, वुड, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कोल पार्टिकल्स। ये अनबर्न कोल पार्टिकल्स होते हैं विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज। इनसे रेस्पिरेटरी डिजीजेज हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड, कोल लिव बिहाइंड ऐश। अब जैसे कि सॉलिड फ्यूल्स होते हैं जैसे कि वुड और कोल, ये ऐश छोड़ देते हैं आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद, विच इफ़ नॉट डिस्पोज्ड प्रॉपरली में कॉज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इन ऐश से वाटर और एयर पॉल्यूशन हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनके इनकम्प्लीट कंबशन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, विच इज़ पॉइजनस गैस, जो पॉइजनस गैस है। इट इज़ नॉट सेफ टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। एक बंद कमरे में इन सबको जलाना ठीक नहीं है। एज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है एंड किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम। तो जो अगर पर्सन सो रहा होगा कमरे में वो मर सकता है,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये जो माइंड मैप है ये आपको पूरा देख लेना है अच्छे से, यहीं आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो भी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।